हेलो एवरीवन, आप सभी का विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी में स्वागत है। आज की डेट में हम लोग सन 2020 का एक पेपर सॉल्व करेंगे जो कि ICAR का है। इसमें हम जो पेपर सॉल्व करेंगे वो 16 सितंबर का है। 16 सितंबर सन 2020 का है और ये फर्स्ट शिफ्ट का है। यहाँ पर हम जो ABC ग्रुप है एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री का, उसमें से हम एग्रीकल्चर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन रहते हैं ये 50 आते हैं ICAR में। तो हम क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन है इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हैं थोड़ा सा टफ पूछे गए थे। ऐसा हालांकि पहले कभी पेपर नहीं पूछा गया, इसी बार पूछा गया था सन 2020 में इस तरीके का। फिर भी आपको क्या करना है, उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हुए चलना है कि जो पहले आता था पेपर उसको भी देखते हुए चलना है, और जो पिछली बार पूछा गया उस तरीके से भी अपनी तैयारी करते हुए चलना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो क्वेश्चन के प्रकार हैं किस तरीके से पूछे गए हैं, और आप इनको हमारे साथ में सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है निम्न कथनों को पढ़ें। अब इसमें से हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें से कौन सी चीज़ें सही हैं कौन सी गलत हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन देख करके हमको इसका आंसर देना है। जैसे पहला ऑप्शन है, ये ऑप्शन कहता है कि शीर्ष भेदक, जिसको ट्राइपोराइजा नोवेला कहते हैं, गन्ने का एक प्रौढ़ कीट है, तो ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन कहता है एक कीट जो आर्थिक नुकसान पहुँचाता है आर्थिक कीट कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन है कि कीटों की संख्या को आर्थिक दहलीज स्तर के नीचे रखना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ना कि उनको समूल नष्ट करना। ये बात सही है कि जो कीट होते हैं उनको क्या करना चाहिए कि उनको प्योर एकदम से नहीं मार देना चाहिए, क्योंकि इनसे क्या होता है, जैसे प्लांट्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन हो जाता है कुछ भी, और ऐसे बेनिफिशियल भी हमारे लिए होते हैं, तो उनको पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बात सही है। अगला ऑप्शन है कि समन्वित कीट प्रबंधन सरलता आर्थिक एवं पर्यानुकूल साधनों से कीट नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर देता है, बिल्कुल बात सही है। अगला ऑप्शन है कि सभी कीड़ों के प्राकृतिक शत्रु होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जो उनकी संख्या विकास प्रजनन को संसीमित करते हैं। भाई कोई भी कीट हैं अगर वो पाए जाते हैं तो उनको कोई ना कोई ज़रूर उनको नष्ट कर देता है, उनको खा जाता है या कुछ किसी तरीके से, तो ये भी बात सही है। तो अब हम देखेंगे हमारे 4 पॉइंट ऐसे हैं जो सही हैं, सिर्फ एक गलत है। तो अब ऑप्शन पे हम जाएंगे और देखेंगे, ये हमारे 4 सही थे, ये तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि B सही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे B कौन सा है, ये पहला ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये B सही है, C सही है, D सही है और E सही, मतलब ये 4 ये मिल रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से बीजों के भार से मिलान करना है। अच्छा, बीजों का जो भार होता है वो क्या होता है, ये होता है परीक्षण भार, मतलब 1000 दानों का जो वेट होता है। कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनका 1000 दानों का जो वेट करते हैं उसको कहते हैं परीक्षण, टेस्ट वेट कहते हैं, परीक्षण भार कहते हैं। ठीक है, जिसमें से जैसे यहाँ पे गेहूँ दे रखा है, चावल दे रखा है, इसमें पूछा गया है कि चावल जो होता है तो चावल का कितना होता है, वैसे तो 21 से 25 ग्राम होता है, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देखेंगे पहले का पहला ही सही हो जाएगा। अब जैसे गेहूँ है, इसका 40 से 42 ग्राम होता है टेस्ट वेट, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये सही रहेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं मक्का का ये सही रहेगा, मतलब सीधे सीधे ऑप्शन दे रखे हैं। अब A का जो है फर्स्ट ही सही है, B का जो है सेकंड सही है, C का थर्ड सही है और D का फोर्थ सही है। अब ऐसा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा दे रखा है कि A का पहला ही सही है। अब यहाँ पर हम A में जाएंगे, देखेंगे A में पहला केवल ये मिल रहा है। ठीक है, B में दूसरा देखेंगे यही मिल रहा है, तो मतलब सीधे सीधे यहीं पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं सर, रुकिए अभी ना चालू करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब यहाँ पे देखना है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, आपको उसे समझना है अच्छे से। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। क्या है, पहला है जैसे है कैंडी टॉफ्ट एवं चाइना एस्टर गर्म मौसम के 1 वर्षीय पौधे हैं, तो ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन कहता है कैलेंडुला एवं गजेनिया शीत ऋतु के 1 वर्षीय पौधे हैं,
बिल्कुल सही बात है। फिर है पोर्चुलेका एवं जिनिया, गर्म मौसम के एक वर्षीय पौधे हैं। ये गर्म मौसम की बात कर रहा है तो एक वर्षीय पौधे हैं। फिर है पिटूनिया एवं स्वीट सुल्तान, शीत ऋतु के एक वर्षीय पौधे हैं। ये शीत ऋतु के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है गैलार्डिया एवं गेंदा माला में उपयोगी पुष्प हैं। जो ये गेंदा होता है और गैलार्डिया होता है, ये किसके लिए यूज़ किया जा सकते हैं? माला के लिए यूज किए जा सकते हैं, तो किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है लास्ट के सही हैं, पहला वाला रॉन्ग था। तो अब हम देखेंगे कौन कौन सा यहाँ पे फिट बैठेगा। तो बी सही होना चाहिए, बी है। तो यहाँ पे पहले ही देखना, फर्स्ट में ही बी मिल रहा है तो यही हो जाएगा BCDE। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। हम यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन जो दे रखे होते हैं इनके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो पेपर पूछा गया इसी तरीके से पूछा गया और आपको भी इसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे है जैसे पहला हरियाणा गाय की दुकाजी नस्ल है, बिल्कुल सही बात है। हरियाणा जो होती है वो दुकाजी नस्ल होती है गाय की। फिर है करण स्विस गाय की संकर नस्ल है, तो ये भी है। अगला ऑप्शन है करण फ्राइस NDRI करनाल में विकसित की गई, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है देवनी गाय की एक दुधारू नस्ल है, ये बात सही है, इधर ध्यान देंगे, बात सही है, ठीक है, ध्यान रखना। रेड सिंधी एक दुकाजी नस्ल है, ये भी देख लेंगे। तो यहाँ पे देखना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या करना है। अब यहाँ पे ये भी सही है, लेकिन करेंगे क्या, यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। जैसे ए देखा हमने कि ए सही है, तो यहाँ पे ए 3 जगह सही है, ये 3 जगह सही है। फिर हमने देखा बी सही है। अब यहाँ पे बी तो ऑप्शन में ही नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन में है तो अभी ये ऑप्शन हमारे पास है, यहाँ भी है। फिर हमने देखा सी इसमें तो दे रखी, इसमें नहीं, मतलब ये भी खत्म हो गया। तो बचा कौन सा? केवल बी बचा। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अन्यथा तो ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान करें, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे पहला कह रहा है मैक्सिकन पॉपी। मैक्सिकन पॉपी जो होता है इसको कौन सा ऐसा इसमें से वीट्स है जो मैक्सिकन पॉपी कहलाता है? तो जो आर्जिमोन मैक्सिकाना होता है ये वीट्स होता है, जो ये मैक्सिकन पॉपी कहलाता है। दूसरा है कि वाटर लेट्यूस कौन सा होता है? तो वाटर लेट्यूस जो होता है पिस्टिया होता है, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब मैच कर जाएगा। फिर है डे फ्लावर जो होता है वो होता है कोमेलिना, ये सेकंड हो जाएगा। फिर केकड़ा घास किसको कहते हैं? तो ये हो जाएगा सीधा चौथा। तो यहाँ पे ये मैचिंग बन नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अब देखेंगे पहले का तीसरा ये रहा, पहले का तीसरा ये है और ये है। फिर दूसरे का क्या है? दूसरे का फर्स्ट, तो दूसरे का फर्स्ट केवल इसमें है, मतलब करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका चौथा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका दे रखा है सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान करें, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जैसे सिंधु दे रखा है, ठीक है। तो सिंधु जो है या फिर पूछा अनिमा है, रत्ना है, इनके इधर सब क्रॉस दे रखे हैं। कौन सा इसमें से सही सबसे बेस्ट बैठेगा? अब मान लीजिए आपको चारों नहीं आते हैं यहाँ पे, तो कैसे वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर होगा? हम मान लेते हैं कि इसमें से हमें कोई 2 आते हैं। हम मानते हैं कि एक हमें रत्ना का आता है, ठीक है। तो रत्ना का क्या होता है? नीलम गुड़े अल्फांसो होता है। हमने देखा कि रत्ना का जो होता है नीलम गुड़े अल्फांसो होता है। एक और हमें कोई आता है, मान लीजिए यहाँ पे सिंधु का ही आता है, तो सिंधु का हमें पता है कि रत्ना गुड़े अल्फांसो होता है ये। अब हम देखेंगे कि 2 चीज़ें हमें आ रही हैं। हम ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो एलिमिनेट हो जाते हैं और कुछ रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं सी, जैसे यहाँ पे सी का हमें आता था करेक्ट आंसर नीलम गुड़े अल्फांसो। तो यहाँ पे हम जाएंगे पहले सी के सामने, देखेंगे चौथा ऑप्शन। हम गए सी ऑप्शन में, मैंने देखा कि हमको चौथा 2 जगह सिर्फ मिल रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा मुझे ए वाला आता था या कोई और दूसरा आता था, आपको अकॉर्डिंग टू मतलब आपके अनुसार जो आपको आ रहे हैं, इसमें से चारों नहीं आते हैं कभी कभी। तो यहाँ हमने देखा इसका सेकंड सही हो रहा है, तो हम ए के पास गए और देखे सेकंड सही है। कौन सा है? तो सेकंड दोनों में सही, मतलब अभी तक तो हम दोनों के पास सही हैं। अब हम देख रहे हैं कि
आप कौन सा इसमें हमें मतलब हो सकता है आपको आता है, ठीक है, नहीं आता है तो कौन सा आ रहा है देखेंगे। जैसे पूसा अरुणिमा होता है तो इसका आम्रपाली और ये सेंसेशन होता है इसका क्रॉस, तो हम देखेंगे सेकंड का जो है पहला होता है। तो आप यहाँ सेकंड पे जाएंगे, पहला मतलब ये सेकंड सही हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो बन जाएगा आपका ये बन जाएगा सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो यहाँ पे दो मैच कर गए थे, कभी कभार नहीं मैच करते, एक से ही सारा निकल आता है, तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि जो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप जितने भी हैं उर्वरक दे रखे हैं, ठीक है। तो उर्वरक में कौन सी किसकी कितनी मात्रा पाई जाती है ये यहाँ पर दे रखा है। तो हमने देखा पहले दे रखा है एसएसपी, दूसरा है डीएपी, एमओपी और अमोनियम सल्फेट। अब आप ये समझ लीजिए कि इसमें से आपको एक डीएपी का आता है और एक एमओपी का आंसर आता है, बाकी किसी का नहीं पता है। तो हम डीएपी देखें, डीएपी में एन जो पाई जाती है कितनी पाई जाती है, 46% पाई जाती है। एमओपी में जो पोटेशियम पाया जाता है वो कितना होता है, तो 60% होता है। अब हमको दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, हम सीधा सीधा देखेंगे, ऑप्शन के पास जाएंगे। बी हमने देखा कि बी का जो करेक्ट आंसर तीसरा होना चाहिए, तो बी के पास पहुँचे, हमने देखा 3 किस्में हैं। तो बी में देखेंगे आप कहीं भी 3 नहीं मिल रहा है, केवल एक जगह मिल रहा है, यह है पहला ऑप्शन। आंसर तो आपका यहीं से निकल के आ गया, ठीक है। लेकिन फिर भी अब हमने अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन किया था, वहाँ पे 2 मैच कर गए थे, यहाँ पे एक ही मैच करा। डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी चाहें तो अगर दूसरा मैच कर सकते हैं। मैंने बताया डीएपी में 46 हो गया, एमओपी में 60। अब हम देखेंगे सी के पास जाएंगे, सेकेंड ऑप्शन सही है, सही है, यहाँ पे देखिए सही है। अच्छा, अब ये होता क्या है, एसएसपी का फुल नेम होता है सिंगल सुपर फास्फेट, डीएपी होता है डाई अमोनियम फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश जो होता है एमओपी का होता है, और ये अमोनियम सल्फेट ही है। अच्छा, डीएपी में ये नाइट्रोजन पाई जा रही है, ठीक है। एमओपी में आपका के पाया जा रहा है पोटेशियम, ठीक है। अमोनियम सल्फेट ये जो इसका मैच करेगा कि 20%, और एसएसपी में जो पी है मतलब फास्फोरस परसेंट 16 होता है, और इसमें ये नाइट्रोजन पाई जा रही है 20%, ठीक है। ये 20 लगभग वही 6 के आसपास होती है एग्जैक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरीके से आपको मैच करने रहते हैं ऐसे ऑप्शनों को। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, कौन से सही नहीं हैं। तो हम पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला कह रहा है जल उपयोग क्षमता को फसल उत्पादकता प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई जल उपयोग के हिसाब से परिभाषित करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई जो वाटर यूज इफ़िशियंसी निकाली जाती है, वाटर यूज इफ़िशियंसी, उसमें क्या होता है कि ये जो जल उपयोग क्षमता है इसमें होता क्या है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल होता है और प्लस जल जितना मतलब आपका जितना क्षेत्रफल है उसमें कितना आपने जल यूज कर लिया, उसी का रेशो जो होता है वो हम इसको वाटर यूज इफ़िशियंसी का आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा कहता है कि बूंद बूंद सिंचाई में सर्वाधिक जल उपयोग क्षमता होती है। बिल्कुल सही बात है कि जो बूंद बूंद सिंचाई होती है ये क्या करते हैं हम लोग, जो जल होता है वो पौधों के जड़ों के पास बूंद बूंद करके गिराया जाता है। जो जब जड़ों के पास ही जल गिरेगा तो उसकी हानि होगी ही नहीं होगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे अच्छी इसकी उपयोग क्षमता हो जाएगी। फिर कह रहा है बहाव सिंचाई परिस्थितियों में सामान्यतः अधिक जल उपयोग क्षमता होती है। ये तो बिल्कुल गलत है कि भाई जो फ्लड इरिगेशन होता है बहाव वाला होता है, खुला छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर कैसे अधिक जल उपयोग क्षमता हो सकती है, वो तो बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है इधर उधर जल की। फिर अगला ऑप्शन है समुचित सिंचाई निर्धारण से जल उपयोग क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, अगर सही तरीके से हम सिंचाई करते हैं और सही से हम जल को देते हैं तो उससे हम जल उपयोग क्षमता बढ़ा सकते हैं। मतलब कोई सिस्टम अपना यूज कर लेते हैं, और जैसे आपने बूंद बूंद सिंचाई ही यूज कर ली तो आपने एक सिस्टम अप्लाई कर दिया तो उपयोग क्षमता तो बढ़ी जानी है जल की, ठीक है। फिर कह रहा है भारत का कुल सिंचित क्षेत्रफल 90 मिलियन हेक्टेयर है। तो ये भी बात गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से सही हुए, पहला सही निकला, दूसरा सही है और डी सही है।
और 3 चीज़ें सही हैं। अब ऑप्शन में हम देखेंगे, पहला ऑप्शन ए सही है, बी सही है और डी सही है, मतलब ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि दिए गए कथनों को पढ़ें। अब इनमें हमको ये कथन पढ़ने हैं कि ये बात सही है कि सही नहीं है, उसके अकॉर्डिंग इन ऑप्शन को हम सही करेंगे। तो यहाँ पे पहला कथन है कि सामान्यतया भैंसें गर्मी में आने के लक्षण रात में दर्शाती हैं। बिल्कुल सही बात है, रात में भैंसें जो है अपने लक्षण दिखाती हैं। जिस समय हीट में होती हैं तो रात में उनके लक्षण शो करते हैं। एवं यह मध्यरात्रि में अधिकतम देखा गया है। बिल्कुल सही बात है, मध्यरात्रि में देखा जाता है। फिर अगला पॉइंट है, ये अगला कथन है कि नर भैंसे में लैंगिक परिपक्वता बैल की तुलना में बाद में आती है। बिल्कुल सही बात है, जो भैंसे होते हैं ज़्यादा दिन में मैच्योर होते हैं और बैल जो होते हैं थोड़ा कम समय में मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो लैंगिक परिपक्वता मतलब इस समय जिस समय उनसे प्रजनन क्षमता मतलब प्रजनन योग्य हो जाते हैं उससे यहाँ पे काउंट किया गया है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। तो हम यहाँ पे कथन देखेंगे, कह रहा कथन फर्स्ट एवं कथन सेकेंड दोनों सही हैं। बात तो यहाँ पर सही है, ऑप्शन आपका यही करेक्ट होगा, लेकिन हम लास्ट तक देखेंगे। दूसरा कहता है कि कथन फर्स्ट और कथन दोनों गलत हैं, इन सबको देखना है अच्छे से। तीसरा कह रहा है कि कथन फर्स्ट सही है लेकिन सेकेंड गलत है। चौथा कह रहा फर्स्ट सही गलत है और सेकेंड सही। तो ये हमें देख लेना है कि कौन कौन सी चीज़ें सही हैं। यहाँ पे हमारे दोनों कथन सही थे तो हम देखेंगे दोनों किस में मैच कर रहे हैं, तो इसी में मैच कर रहे हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 9 का आंसर आपका हो गया। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब यहाँ सेम जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया है सेम ऐसा ही है, इसको अंडरस्टैंडिंग के अनुसार सॉल्व करना है। तो पहला देखेंगे, पहला कथन क्या कहता है। पहला कथन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जूट एवं कपास के बाद चमड़े को सबसे महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो जूट और कपास है इसको बहुत ज़्यादा कच्चे जो पदार्थ होते हैं उनमें गिना जाता है। सेकेंड नंबर मतलब इसके बाद में अगर हम कहें तो चमड़े को भी काउंट कर सकते हैं। फिर मध्यकाल, मध्य नहीं ये मध्यकाल है। मध्यकाल में आने के व्यवहारिक लक्षण दिखाए बिना सामान्य कूपीय विकास एवं डिम्ब लक्षण होना शांत मध्यकाल होता है, मतलब साइलेंट हीट की बात की जा रही है। ठीक है, साइलेंट हीट की बात कर रहे हैं, तो ये बात सही है। ठीक है, ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है। तो दोनों यहाँ पे कौन मैच कर रहे हैं, ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है आपका। अगला हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो यहाँ देखेंगे जैसे सूची फर्स्ट ये है, सूची सेकंड ये है, तो इसमें से जैसे कह रहा है के मेथड, यहाँ पे हमें देखना है कौन सी चीज़ किसने दी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे पहला है, तो यहाँ पे कह रहा है के मेथड ने क्या किया था, विघटनकारी चयन की अवधारणा दी थी। चौथे से मैच करेंगे इसको। फिर नेक्स्ट था जैसे टी ए नाइट ने क्या किया था, ये फल वाली फसलों में कृत्रिम संकरण बताया था। सेकेंड का ये सही हो जाएगा। फिर एक कारपेंच को इन्होंने क्या किया था, ये मूली एवं पात गोभी के बीच प्रथम अंतर्वर्षीय संकरण बताया था। इसके बाद है एफ एच हल ने क्या किया था, तो इन्होंने जो है बारंबार चयन शब्द की खोज की थी। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, ये डायरेक्ट ही है, इसमें कोई खास समझने वाली चीज़ें नहीं हैं। आप डायरेक्ट इनको ऐसे ही मैच कर सकते हैं अगर आपको पता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखेंगे पहले का चौथा, ये तीसरा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्रफल कितना है। अब ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से पहले क्वेश्चन आया करते थे। ठीक है, पिछली बार थोड़ा सा मैचिंग वाले पूछ लिए गए, नहीं तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आते थे तो जिनको कहने में आपको ज़्यादा कोई समस्या नहीं होती थी। लेकिन अब जो है कुछ पिछली बार जो क्वेश्चन पूछ दिए गए उसमें थोड़ा सा समस्या आ गई है। तो कोई नहीं, हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। आप जब प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैचिंग वाले भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है भारत में शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्रफल, यहाँ पे नेट की बात की जा रही है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, नेट इरिगेटेड एरिया, क्राफ्ट एरिया। ठीक है, जो नेट क्राफ्ट एरिया है उसकी बात की जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ देखेंगे 136 मिलियन हेक्टेयर, नहीं ऐसा नहीं है,
141 ये भी नहीं है। करेक्ट जो होता है वो होता है 141 मिलियन हेक्टेयर के आसपास, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेक्ट आंसर 142 मिलियन लगा देंगे, थोड़ा सा बढ़ता करता रहता है। तो ये होता है नेट की हम बात करें अगर, नेट क्रॉप्ड एरिया। और हम यहाँ पे अगर ग्रास क्रॉप्ड एरिया की बात करें, ग्रास क्रॉप्ड एरिया, तो वो कितना होता है, वो 193 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है, ठीक है, जिसको टोटल या ग्रास कह सकते हैं। टोटल या फिर ग्रास क्रॉप्ड एरिया जो होता है 193 मिलियन हेक्टेयर के आसपास होता है। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, नेट क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। तो यहाँ पे तीसरा करेक्ट आंसर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें, ठीक है। अब इसको अच्छे से पढ़ लेना है और इसमें से कौन सी बात सही निकलती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें ऑप्शन चूज करनी है। तो इसको देखेंगे। कह रहा है दलहनों की विशेषता है कि वे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मृदा उर्वरता को बरकरार रखते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो दलहनी पौधे होते हैं वह जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। भाई कुछ ना कुछ उसमें क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में मदद करते हैं, ठीक है। अब इसमें कई सारी फसलें होती हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आ जाती है, जैसे दलहनी है। तो दलहनी फसलों में क्या होता है, उनके जो रूट्स होते हैं उनमें नोडुल्स पाए जाते हैं, तो गांठें पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करती हैं, ठीक है। बाकी जो राइजोबियम जेनेरा है उससे मतलब कई सारे ऐसे जीवाणु हैं जो सहायता करते हैं, जैसे आपका ये सोयाबीन हो गया, राइजोबियम जपोनिकम है, ठीक है। ऐसे राइजोबियम के कई सारे हैं बैक्टीरिया जो अलग अलग फसलों में काम करते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। दूसरी बात क्या है कि मुख्य रूप से दलहनी फसलें कम उपजाऊ एवं सीमांत जोतों में वर्षा आधारित उगाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए कह रहा है कि जो दलहनी फसलें हैं, ठीक है, वो सीमांत जोतों मतलब सीमांत मतलब कम से कम जगह है। सीमांत का मतलब होता है मार्जिनल। क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल, मार्जिनल, ठीक है। तो मार्जिनल जो लैंड होल्डिंग वाले लोग होते हैं जिनके पास लगभग 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल होता है, 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल जहाँ पर होता है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दलहनी फसलों को उगा सकते हैं। तो वो वर्षा आधारित होती हैं। भाई अगर वहाँ पे वर्षा हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तब भी ठीक है, कोई बात नहीं। तो वर्षा आधारित हम फसलों को उगा सकते हैं। तो हम देखते हैं वहाँ पे दलहनी खेती बहुत अच्छे से हो जाती हैं। अगर भाई बारिश आपके यहाँ नहीं अवेलेबल है तो हम दाल वहाँ उगा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये कथन फर्स्ट भी सही है और कथन सेकेंड भी सही है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो सीमांत जोत होता है वो क्या होता है, लेस देन 1 हेक्टेयर से कम। ऐसे मतलब फार्मर्स, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है उन्हें सीमांत जोत में रखा जाता है, ठीक है। बाकी मैंने ये बहुत अच्छे से बताया है और आप इतना यहाँ सीख लीजिए। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो क्लास लेक्चर ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि मृदा में अधिकतम संख्या में कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है। अब इसमें से कवक, एक्टिनोमाइसीज या जीवाणु या प्रोटोजोआ, इसमें से कौन सा ऐसा है जो मृदा में अधिकतम संख्या में पाया जाता है। तो इसका सा बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, कौन सा पाया जाता है, जीवाणु। सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो जीवाणु पाया जाता है, डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान कीजिए। अब इसको ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कक्ष प्रशीतन। कक्ष प्रशीतन का मतलब है एक तरीके से रूम टेम्परेचर हम कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर कर सकते हैं। फोर्स्ड वायु प्रशीतन मतलब जब फोर्स किया जाता है, फोर्स मतलब थोड़ा सा उसको
बात कर रहे हैं, फोर्स्ड एयर वाला, बर्फ़, स्नो, और निर्वात मतलब एयर टाइट जो रहते हैं, एयर टाइट। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स है जिसको यहाँ पे हम स्टोरेज कर सकते हैं, इस तापमान पे रख सकते हैं, ऐसे इस तरीके से रख सकते हैं, तो वो हमको देखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दे रखा है कच्छ। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ एक आध ऑप्शन पता है। मान लीजिए जैसे मुझे रूम टेम्परेचर पे हमें पता है अच्छी तरीके से कि हम आलू को रख सकते हैं, तो हमने देखा ए का ऐसा कौन सा तीसरा ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम 3 पा रहे हैं कि 3 चीज़ें मिल जा रही हैं। दूसरा देखते चलेंगे, फिर कह रहा है कि और कोई देख लेते हैं, गाजर है। जैसे गाजर को हम बर्फ़ वाले पर शीतल मतलब थोड़ा सा बर्फ़ का यूज़ कर लेते हैं, कोल्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो देखेंगे सी का सेकंड जा रहा है, तो हम देख रहे हैं सी का सेकंड कहाँ मैच कर रहा है, ये। अब देखिए सी का यहाँ पे चौथा है, यहाँ पे फर्स्ट है, तो हमने 2 चीज़ें देखी। हमें रूम टेम्परेचर पे आलू को आराम से रख सकते हैं, अपने घरों में रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं। बाकी गाजर के लिए थोड़ा ठंडा मतलब ज़्यादा कूल चाहिए होता है टेम्परेचर, तो हमने वहाँ देखा सेकंड सही है। तो ये सारे एलिमिनेट हो गए, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, चौथे की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें डायरेक्ट आंसर कौन सा मिल गया, तीसरा सा। तो हम देखते हैं फर्स्ट का क्या निकला, आलू। ठीक है, और सेकंड का क्या है, फर्स्ट है मतलब जो हम फोर्स मतलब ऑफ सीजन भी स्टोरेज करके किसको रख सकते हैं, टमाटर को रख सकते हैं। टमाटर को बहुत दिनों तक स्टोरेज करके रखा जा सकता है। फिर इसके बाद देखा कि सी का क्या था, गाजर थी। गाजर को थोड़ा सा कोल्ड चाहिए होता है, और जो एयर टाइट होता है मतलब बिल्कुल हवा नहीं जानी चाहिए, उसमें क्या रहता है, ये फूल गोभी रह जाती है। इसको अगर हमें स्टोरेज करना है एक लंबे समय के लिए, तो क्या करते हैं कि एयर बिल्कुल ही निकाल देते हैं, इसकी प्रोसेस होती कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। ठीक है, तो ये शर्कराएं हैं, इनका इनसे मैच करना है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे है हेक्सोज शर्करा, हेक्सोज किस में पाई जाती है, तो हेक्सोज पाई जाती है गैलेक्टोज में। ठीक है, हेक्सोज पाई जाती है गैलेक्टोज में, ये चौथा। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है पेंटोज शर्करा किस में पाई जाती है, तो जो पेंटोज रहती है पाई जाती है जाइलोज में, यहाँ। बाकी जो ट्रायोज शर्करा है ये किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में। और लास्ट जो है टेट्रोज है शर्करा, ये किस में पाई जाती है, एरिथ्रोज में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको देख लेंगे अच्छे से। फिर भी इसका जो करेक्ट आंसर ये है, दूसरा मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन कह रहा है कि साहिवाल नस्ल का जन्म स्थान क्या है। ठीक है, तो साहिवाल एक गाय की नस्ल होती है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन प्लेस क्या होता है, तो जितने भी जैसे आप गाय पढ़ते हैं या भैंस पढ़ते हैं या बकरी पढ़ते हैं, तो इन सभी की कुछ कॉमन चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए हमें। जैसे ओरिजिन प्लेस पता होना चाहिए, इनके उपनाम क्या होते हैं उनका पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ में इनके विशेष जैसे सींग वगैरह होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, विशेष लक्षण जिनको बोलेंगे, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मिल्क प्रोडक्शन या फैट वैट है, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ लेंगे हर एक गाय के बारे में जो इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है उत्पत्ति स्थान, तो साहिवाल का जो होता है ये मोंटगोमरी प्लेस होता है, ये पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है मोंटगोमरी प्लेस। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 कि वेधशाला में अधिकतम तापमान का आकलन कब किया जाता है।
देखिए वेद साल हम क्या करते हैं, मौसम का जो है टेम्परेचर लिया जाता है तो वो हम सुबह ले सकते हैं एक तो, ठीक है, सुबह लगभग वही 8 बजे के आसपास ले लिया जाता है टेम्परेचर एक, दोपहर के 12 बजे नहीं 2 बजे लिया जाता है, ठीक है, और शाम को लगभग वही 5 बजे के आसपास लिया जाता है। तो ये टेम्परेचर लिए जाते हैं। तो अब यहाँ पूछ रहा है अधिकतम, मैक्सिमम जब भी लिया जाता है तो वो दोपहर में ही लिया जाता है। कब लिया जाता है? दोपहर 2 बजे। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए वो हो जाएगा दोपहर 2 बजे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे जो पूछा गया है ये कह रहा है कि जेली बनाने के लिए सही क्रम का चयन करें। देखिए बेटा यहाँ पे क्या है कि ये एक क्रम दे रखा है कि हम जब जेली बनाते हैं तो किस तरीके से हम उसको बनाते हैं, तो उस क्रम का हमें यहाँ पे मैच करना है। तो जेली बनाने के लिए जब हम फल ले लेते हैं, ठीक है, फल लेने के बाद उसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो उसमें हम साइट्रिक अम्ल का मिलान करते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे ए हो गया। फिर हम क्या करते हैं, साइट्रिक अम्ल लेने के बाद में छान लेते हैं उसको, तो डी हो गया। इसके बाद में क्या करते हैं, हम इसमें पेक्टिन मिला देते हैं, पेक्टिन परीक्षण कर लेते हैं, तो ये बी हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, शक्कर मिला देते हैं, तो सी हो गया। और इसके बाद में इसका मूल्यांकन कर लेते हैं, तो ई हो गया। तो हमारा क्रम क्या बन गया जा करके कि ए डी बी सी ई। तो यहाँ कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए डी बी सी ई, ये चौथा, ठीक है, चौथा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो जेली बनाई जाती है, ठीक है, उसके लिए ये क्रम था, तो इसका करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि पाइनएप्पल किस फल की किस्म है। अब देखिए आपको क्या कहना है, जितने भी फ्रूट्स हैं या फिर क्रॉप प्रोडक्शन है, कुछ भी है, इनमें कभी कभार 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वैरायटियों से पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाइनएप्पल पूछा गया है, हालांकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो मौसमी है, इसका मौसमी की पाइनएप्पल प्रजाति होती है। लेकिन आपको कहना क्या है, ये जितनी भी प्रजातियाँ होती हैं हर एक क्रॉप या हर एक फ्रूट्स क्रॉप में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इनको आप जब भी अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, जो क्रॉप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मान लीजिए फल की कोई फसल पढ़ रहे हैं, पढ़िए उनको। लेकिन जितनी ये प्रजातियां हैं इसमें से सिर्फ इम्पॉर्टेंट आप लर्न कर लीजिए, बाकी जब एग्ज़ाम आता है उसके 15-20 दिन पहले के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इनको चाहे जितना रट लीजिए फाइनली आप क्या होता है कि हर बार भूलते रहते हैं। तो इस पर टाइम उतना नहीं लॉस करिए आप जब भी तैयारी करिए तो इनको बिल्कुल लास्ट में छोड़ दीजिए, लास्ट के 15 दिन पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। अब इसमें से कौन से कथन सही हैं, कौन से रॉन्ग हैं, ये हमको देखना है। यहाँ पे कथन को पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है। तो पहला कथन है, गेंदा ठंड की चरम सीमा के प्रति अति संवेदनशील है एवं यह पाले के नुकसान को सहन नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। जो गेंदा जो होता है वो पाले की सीमा, मतलब ठंड सह सकता है, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल ही पाला अच्छी तरीके से नहीं सह सकता। ये बिल्कुल करेक्ट बात कह रहा है, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम, दूसरा कह रहा है कि गुलदाउदी पुष्प कलिका आरंभन के लिए दीर्घकालिक पादप है। दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे की बात हो रही है, ठीक है। इसके पुष्पन के लिए लगातार अप्रकाशिक अवधि का न्यूनतम काल आवश्यक नहीं है। तो ये बात गलत है, ठीक है, कि ये गलत है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे पहला कौन सा सही है। तो पहला सेकंड यहाँ दोनों सही होने चाहिए, यहाँ दोनों गलत कह रहा, यहाँ कह रहा पहला सही है लेकिन सेकंड गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करिए, ठीक है। अब यहाँ क्या दिया गया है कि जैसे ये फल हैं और इन फलों के इधर क्या है, टाइप दे रखें कि प्रकार कौन सा होता है, किस फल को किस में रखा गया है। तो हम देखेंगे कि जैसे ये बेर है, तो बेर जो होता है इसको ड्रुप में रखा गया है।
अकॉर्डिंग टू ये फ्रूट जो मार्फोलॉजी होती है उसी के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेर को रख देंगे हम लोग ड्रुप में, और अंजीर जो होती है साइकोनस होता है, अंजीर जो होती है साइकोनस होता है। अनानास सोरोसिस प्रकार का होता है, और अंगूर जो होता है ये बेरी प्रकार का होता है। तो आपको ये तो ठीक था, यहाँ पे जितना दे रखा है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन जितने भी फल होते हैं आप इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे, कौन से सोरोसिस होते हैं, कौन से ड्रुप होते हैं, कौन से साइकोनस होते हैं। अच्छा देखिए, जैसे ये ड्रुप होता है, ड्रुप में जो मुख्य लक्षण होता है इसमें क्या होता है कि मुख्यतः एक सीड पाया जाता है। ऐसा नहीं कि सभी फलों में, ऐसे तो बहुत सारे फल हैं जिनमें एक सीड पाया जाता है, लेकिन मुख्य लक्षण होता है कि एक सीड मिलेगा। आप देख लीजिए, आम देख सकते हैं इसी में ड्रुप में आ जाता है, ठीक है। गुठली जो होती है ना, जिसमें एक केवल गुठली पाई जाती है ड्रुप में। आम हो गया आपका, खजूर है, खजूर में भी पाया जाता है, ठीक है। और ये आपका बेर है, इसी तरीके से बहुत सारे फल हैं। अब यहाँ पे जैसे हम बेरी की बात करें, इसमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, बहुत सारे बीज मिल करके फल का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से इनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें समझ के आप लर्न कर लेंगे। अब अंगूर जैसे है, अंगूर के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे फल, जैसे आपका केला, ठीक है, बैंगन भी हो जाएगा वेजिटेबल्स में अगर हम बात करें, टमाटर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, पपीता भी हो जाएगा, इसमें कई सारे फल हैं। तो इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। बाकी अंजीर जो है साइकोनस का होता है, सोरोसिस में यहाँ पे अनानास के अलावा कटहल भी हो सकता है, ठीक है, सहतूत भी हो सकता है। तो बहुत सारे फल हैं, तो इनको ऐसे आप लर्न कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अब क्या हो जाएगा, अब हम मैच करेंगे। तो फर्स्ट का हमने देखा, सेकंड है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट का सेकंड। तो पहले ऑप्शन में मिल रहा है अभी, तो चौथे में मिल रहा है, और यहाँ पे फर्स्ट और चौथे में। इनको हम देखते हुए चलेंगे। हमने ये मैच किया था अंजीर का साइकोनस से, अनानास का सोरोसिस से, इसका ये, ठीक है। तो अब बी अंजीर का थर्ड, मतलब बी का थर्ड, तो यहाँ लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। बी का यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे थर्ड है, थर्ड ही वाला सही है, ये रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे इसका चौथा मैच कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 23 देखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। अब इसमें कथन पहला कहता है कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में स्वतंत्र युग्मक बनने के दौरान जीन के जोड़ों का पृथक्करण होता है। तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का, ठीक है। तो सर पढ़ाते रहते हैं बायोलॉजी, उनको अच्छे से पता है। फिलहाल हम आपको यहाँ पे आंसर दे देंगे। तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड कथन कहता है कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में एक जीन के एलील्स दूसरे जीन के एलील्स से स्वतंत्र रूप से नहीं मिल सकते हैं। तो ये बात गलत है, बाकी पहली सही है। इसको सही से बायोलॉजी में आप पढ़ लेंगे अच्छे से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, कि पहला तो सही है लेकिन सेकंड ये गलत है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करना बहुत आसान ही रहता है। आपको कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ तो ऑप्शन से आप यहाँ से देख करके सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि टमाटर की ट्रिपल रोगरोधी किस्म कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रिपल रोगरोधी किस्म है वो अर्का सम्राट है, ठीक है, अर्का सम्राट। क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा, बाकी इसमें कोई समझने वाली बात नहीं, प्रजातियां हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 25वां। ये क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्राफ्ट दे रखी हैं और इधर इनकी वैरायटियाँ दे रखी हैं। तो यहाँ पर हम मैच करेंगे। जैसे चावल की जो प्रजाति है यहाँ पे पूसा, ये 11-21 है। तो आपको जैसे चावल की प्रजातियाँ हैं वो ध्यान रखनी है। बाकी जैसे यहाँ पे मक्का है, ये HQ मतलब हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज है, ठीक है, 5, या इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा जो बाजरे की प्रजाति है वो राज 171 है, और यहाँ पर ज्वार की जो है ये मोती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो इम्पॉर्टेंट प्रजातियाँ हैं वो भी आप लोग जैसे पढ़ सकते हैं। चावल में एक बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, साकेत 4 जैसे पूछी जाती है,
साकेत 4 ये उसर के लिए है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। अब बासमती जैसे हैं, बासमती कहाँ कहाँ से यूज़ की जाती है, बासमती का टेस्ट वेट भी पूछ देते हैं, ठीक है। बासमती, और इसमें कई तरीके से पूछते हैं, जैसे कि ज़्यादा जल भराव वाली कौन सी होती हैं, अर्ध जल भराव वाली कौन सी हैं, और जैसे पूछते हैं कि म्यूटेंट प्रजाति कौन सी है धान की, बहुत अच्छी पूछी जाती है, जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ पूछी जाती है म्यूटेंट। बाकी यहाँ पे जैसे मक्के में है, मक्के में प्रोटीना पूछ देते हैं, प्रोटीन के लिए है प्रोटीना। रत्ना भी एक होती है, ठीक ना, रत्ना पूरी होती है। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंट प्रजातियाँ भी आप लोग याद रखेंगे। और ये जो हैं यहाँ पे मक्के का जो ये हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये इसका मैच था। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा, तो ए का देखेंगे हम लोग सेकंड। यहाँ पे हम ए के पास जाएंगे और सेकंड किस में मिल रहा है, हम देखा फर्स्ट में मिल रहा है और थर्ड में मिल रहा है। फिर हमने बी का देखा फर्स्ट है और बी का फर्स्ट केवल यहाँ पे यही मिल रहा है। तो हम इसका ये कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो क्या करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करना। 1-2 अगर आपको ऑप्शन आते हैं तो बाकी आप यहाँ से मैच करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर ये है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो थे 25 क्वेश्चन, ये पार्ट 1 हमने कर लिए हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, और इनको हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अगला जो पार्ट हम लोग करेंगे 25 क्वेश्चन का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें हम लोग इतना ही सीखेंगे और टाइम एक्चुअल में ज़्यादा लग जाएगा, नहीं तो हम इसी में इसको कवर कर देते, जो आप भी बोर होने लगेंगे। तो इससे अच्छा है आप इसको पहले देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर अगला हम लोग करेंगे। तो आप ऐसे ही इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इसी तरीके से अपनी पढ़ाई करेंगे। अगर कोई समस्या होती है तो आप सर को कॉल कर सकते हैं।